नमस्कार दोस्तों, डीके गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम देख रहे हैं सीटेट 2018 में जो पेपर हुआ था उसे देख रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सामाजिक अध्ययन का जो पार्ट पूछा जाता है इसमें 60 नंबर का यहाँ से देखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ अगर हम कम से कम 50 तक अगर मार्क्स लाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी पकड़ जो है लगभग बन जाती। ठीक है, तो ये पार्ट जो है बहुत मजबूत बनाए अपना। और चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर से समझे इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन देखिए पहला, वह दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, वह दिग्दर्शी का अगर कहे विंड वेन की बात कह रहा है। ठीक है, विंड वेन, तो विंड वेन क्या करेगा, ये विंड डायरेक्शन को दिखाए यानी वायु की दिशा को। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंगों के संचरण में मदद करती है। तो इसमें देख लीजिए थर्मोस्फीयर होगा। ठीक है, थर्मोस्फीयर यहाँ पर देख लीजिए, जो थर्मोस्फीयर होता है इसी थर्मोस्फीयर का जो ये ऊपरी वाला भाग होगा ये आयनोस्फीयर के अंतर्गत आ जाता है। किसके अंदर, आयनोस्फीयर के अंतर्गत आता है। तो इसी में जो है रेडियो तरंगे जो है, इन्हीं रेडियो तरंगों क्या होगा, संचरण होगा। यानी इसी आयन मंडल के कारण ही पृथ्वी पर क्या हो पाता है, संचार संभव हो पाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बहिर्तम परत तक पहचानिए। तो हमें पहचाननी है कि पृथ्वी का जो आंतरिक परत है सबसे पहले कौन सी आएगी, फिर उसके बाद कौन सी आएगी। तो इस प्रकार से समझिए। ठीक है, ये सबसे अंदर वाला जो भाग होगा इसे हम क्या कहेंगे, कोरोड कहेंगे। ठीक है, कोर या कोरोड कह सकते हैं। और उसके बाद वाला आएगा मेंटल, और फिर जो बाह्य आएगा इसे क्या कहेंगे, क्रस्ट। तो देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से क्या किया गया, 3 भागों में। ठीक है, और इन तीनों को अगर हम क्या करते हैं, रासायनिक आधार पर विभाजन करते हैं। तो देख लीजिए ये महत्वपूर्ण विभाजन है। जो स्वेस नामक विद्वान था उसने क्या किया कि इन्हें 3 भागों में बांटा था। इसने कहा सियाल, सीमा और निफे। ठीक है, निफे। तो अब आगे देख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है इसने सियाल, सीमा, निफे। तो इसका आंसर जो आएगा डी आएगा। यानी पहले आएगा इनर कोर, फिर आएगा आउटर कोर, फिर आएगा मेंटल, फिर क्रस्ट। क्योंकि बाहर की ओर है ना, पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना से बाहर की ओर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाती है। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है समकोणीय स्थिति। जब भी ये तीनों क्या करेंगे, समकोणीय स्थिति पर होंगे, तो इस कंडीशन में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं समकोणीय स्थिति में। तो यहाँ पर क्या होता है, लघु ज्वार आते हैं पृथ्वी पर। क्या आएंगे, लघु ज्वार। और जब ये क्या होंगे, तीनों एक सीध में होंगे यानी 180 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तब क्या होगा, दीर्घ ज्वार आएंगे। और जब अगर ये मून यहाँ ना हो करके, कहाँ पे, मून यहाँ ना हो करके अगर मून यहाँ पर है, ठीक है, मून यहाँ पर है, अब क्या हो रहा देख लीजिए। पहले तो इस स्थिति क्या कहेंगे, सिजीकी कहेंगे। दूसरा इस स्थिति में क्या आएगा, बृहद ज्वार आएगा। तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगा, देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मून और सूर्य के बीच में आपको क्या दिख रही है, अर्थ। तो जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मून पे ग्रहण लग जाएंगे। तो इसे क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम क्या, चंद्र ग्रहण। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है, चंद्र पर ग्रहण लग रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण। यदि ये मून यहाँ ना हो करके, ठीक है, अगर इस साइड हो जाए, देख लीजिए ऐसे कंडीशन तो बनेगी वैसे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाती है। ठीक है, नदी मैदान में प्रवेश करती इस प्रकार के मोड़ बनाती है। ठीक है, इसे कहते हैं मियांडर कहते हैं, या विसर्पाकार आकृति बनती है नदी की। तो इसका आंसर आएगा मियांडर।
क्वेश्चन नंबर अगला है, लिखा है अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े, दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है। देख लीजिए, अगर कहीं पर दुर्गम क्षेत्र है, जैसे कोई पहाड़ी इलाका है बहुत ही ज़्यादा, तो यहाँ पर निश्चित है कि आपदा है, फिर प्राकृतिक आपदा हो सकता है, इसमें रेल मार्ग टूट सकते हैं, जल मार्ग भी टूट सकते हैं, सड़क मार्ग भी, लेकिन वायु मार्ग जो है हमेशा खुला रहे, क्योंकि वायु मार्ग के लिए किसी मार्ग की ज़रूरत होती ही नहीं। चले, क्वेश्चन नंबर जो है 7 है, भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है कहलाती है। देखिए, यहाँ पर मानव जनसंख्या की बात कह रहा है, तो निश्चित है यहाँ पे क्या आएगा, जनसांख्यिकी आएगा, है ना, डेमोग्राफी कहते हैं इसे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सूर्य गुजरात में अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है। हाँ सही है, होता है। और दूसरा लिखा है कारण, अरुणाचल प्रदेश गुजरात की तुलना में उच्च अक्षांश पर स्थित है, लेकिन कारण यह नहीं है। ठीक है, कारण यह नहीं है, इसका कारण क्या है, देशांतर ही होगा, ना कि अक्षांश। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, जैसा ये हमारा भारत है, ठीक है, ये हमारा भारत है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, और इधर की साइड क्या होगा, हमारा गुजरात होगा। तो यहाँ पर गुजरात है, ठीक है, और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, तो ये देशांतर है। ठीक है, ये देशांतर है। देशांतर क्या होते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर, या कैसे उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाले, ठीक है, देशांतर है। तो ये देशांतर, इन दोनों में क्या होता है, लगभग यहाँ पर जो है 30 डिग्री देशांतर का अंतर पाया जाता है। कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच। अब आपको पता है कि लगभग क्या होता है, 1 डिग्री बराबर 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट। तो इस प्रकार देखिए, अब क्या हो जाएगा, 30 देशांतर है, तो 30 गुणा गया 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 मिनट है, तो बराबर क्या हो जाएगा, 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट यानी 2 से गुणा कर दो, क्या हो जाएगा, 60 तो 2 घंटे का अंतर होगा, बिल्कुल ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, लेकिन देशांतर का जो है, अक्षांश जो है, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता समय पर। चले, यहाँ दोनों सत्य हैं, लेकिन ये कारण जो है, कह सकते हैं व्याख्या नहीं करता है, स्पष्ट नहीं करता है। ये देख लीजिए, दोनों सत्य हैं, लेकिन क्या हो जाएगा, स्पष्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, 9 है, लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। ईंधन, प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, कोयला। तो बिल्कुल जो सौर ऊर्जा होगा यह गैर परंपरागत स्रोत होगा। तो गैर परंपरागत स्रोत को हम क्या कह सकते हैं, और इसे हम वैकल्पिक स्रोत कह सकते हैं, या इसे हम क्या कह सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा कह सकते हैं। किसे, इसी गैर परंपरागत। देखिए इसके और उदाहरण, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, वायु गैस ऊर्जा। अब गैर परंपरागत का कहने का मतलब है, ये अभी क्या है, नवीन रूप से हम इन्हें जो है उपयोग में लाना सीखें। अभी हमने इन्हीं संसाधनों का जो है विकास किया और इन्हें समझा है और उपयोग में लिया। तो परंपरागत का मतलब ये होता है, हम बहुत सदियों से जो है कह सकते हैं इनका यूज करते हुए आए हैं, और काफ़ी समय हो गया हमें इन्हें यूज करते हैं। ईंधन हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोलियम प्राकृतिक है, ये क्या है, ये क्या है, परंपरागत स्रोत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, टैंकों और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, पिसीकल्चर। देखिए सेरिकल्चर होता है हमारा क्या, रेशम उत्पादन होगा, रेशम। ठीक है, लिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा दिक्कत हो रही मोबाइल में। विटीकल्चर यानी हो जाएगा अंगूर। ठीक है, और हॉर्टिकल्चर होगा फल और उद्यान से संबंधित जो कृषि, उसे हॉर्टिकल्चर कहते हैं। ठीक है, पिसीकल्चर मछली उत्पादन या मछली प्रजनन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है,
स्थल का एक संकरा भाग है जो बड़े स्थलीय भाग को एक दूसरे से जोड़ता है, क्या कहलाते हैं? तो बिल्कुल यह स्थल संधि कहलाती है, क्योंकि देखिए दो बड़े स्थलीय भाग को जोड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन सा महाद्वीप आकार सबसे छोटा? तो इनमें से जो है ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा अगर कहे तो एशिया कर देना। क्वेश्चन नंबर है 13, उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है सामाजिक विज्ञान में शामिल है। तो उच्च प्राथमिक स्तर में सामाजिक विज्ञान क्या क्या शामिल होंगे देख लीजिए। इतिहास होगा, भूगोल होगा, राजनीति विज्ञान होगा और अर्थशास्त्र होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मनोविज्ञान नहीं होगा, मनोविज्ञान इंटर में होगा और समाजशास्त्र भी इंटर में होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधि का विरोधाभासी होगा? यहाँ पे विधि होना चाहिए, चलिए विधा या विधि एक ही बात है, विरोधाभास है। तो ये क्या हो जाएगा? व्याख्यानात्मक शिक्षण के। यहाँ पे देख लेते हैं कि जो व्याख्यात्मक विधि है इसे समझते हैं थोड़ा। देखिए यहाँ पर व्याख्यात्मक जो शिक्षण विधि है इसमें जो छात्र होता हमेशा निष्क्रिय भूमिका में होता है। ठीक है, और दूसरा है कि यह जो है उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है, यानी हम ग्रेजुएशन लेवल पे जो है ज़्यादा उपयोगी विधि होगी। कौन सी? व्याख्यात्मक विधि। दूसरी बात फिर समझिए आप कि इस विधि में क्या करते हैं, हम पूर्ण से अंश की ओर चलते हैं, यानी शिक्षण सूत्र जो होता है इसमें पूर्ण से अंश की ओर। और ठीक इसके विपरीत हम कह सकते हैं एक बार विरोधाभास हो सकती है आगमनात्मक विधि। एक और अगर हम कह सकते हैं आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि विपरीत है, लेकिन आगमनात्मक विधि के विपरीत हम इसे भी रख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है 15 में लिखा है कि आलोचना सोच जो है धारणाओं के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विस्तार को बढ़ावा देती है। ठीक है, सही बात है, देती है। और यह दूसरों के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती है। देख लीजिए हमेशा जब भी क्या होता है, जब आलोचनात्मक सोच होती है कहीं ना कहीं वह धारणाओं के निर्माण में तो उपयोगी होगी, साथ में वह विचारों के अनुप्रयोग और उसके विस्तार को भी बढ़ावा देती है। ठीक है, और कह रहा है फिर दूसरे के तर्कों और विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करती, बल्कि यह हमें क्या करती है, तर्क और विश्वासों को समझने में भी क्या करेगी, मदद करेगी, और मूल्यांकन में तो करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर लिखा है इसने अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? तो देख लीजिए जब हम अनुभव किसी चीज़ का हमें किन के माध्यम से होता है, इंद्रियों के माध्यम से होता है। इंद्रियाँ क्या हमारे आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ। ठीक है, 5 ये ज्ञान इंद्रियाँ हैं, ये इंद्रियाँ हमारी 5। तो इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, वास्तविक दुनिया में जो एकत्रित आंकड़े एकत्रित कर सकते हैं, और ये हमारे जो होंगे अनुभवजन्य होंगे, क्योंकि ये हमने क्या किया इंद्रियों के माध्यम से। यहाँ पर और भी ऑप्शन है, इनमें से जो आंसर आएगा यही आएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, भौतिक विशेषताओं के मॉडल या प्रतिकृतियां शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होगा। देखिए यहाँ भौतिक विशेषताएं कह रहा है, तो जब हम भूगोल को क्या करते हैं, 2 भाग करते हैं। ठीक है, एक होता है ह्यूमन ज्योग्राफी और दूसरा होता है फिजिकल ज्योग्राफी। तो फिजिकल ज्योग्राफी यानी फिजिकल जो विशेषताएं होती हैं, तो ये किस में दिखाएंगे हम, कहीं ना कहीं भूगोल में। तो इसका आंसर आ जाएगा भूगोल, ज़्यादा उपयोगी रहती है। ठीक है, अगला अगर जो मॉडल या प्रतिकृतियाँ देखें यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कंपास हो, ग्लोब हो गया, मानचित्र हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? तो बिल्कुल यह क्या होगा, द्वितीयक प्रकार का। देख लीजिए प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं, जो पहली बार अन्वेषक अथवा गणनाकारों द्वारा संग्रह किए जाते हैं। यानी कि जो अगर हम स्वयं एक अन्वेषक के रूप में है या गणनाकार के रूप में है, अगर हमने संग्रह किए हैं तो कह सकते हैं प्राथमिक आंकड़े हैं या अन्वेषक की गणनाकार। देख लीजिए जब हमें क्या होता है, द्वितीयक आंकड़े, जब दूसरों द्वारा संग्रहित जो आंकड़े होंगे वो हमारे लिए क्या, हम जब उन्हें उपयोग में लाएंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, कह सकते हैं कि सेकेंडरी आंकड़े हो जाएंगे। ठीक है,
और जैसे स्थानीय समाचार पत्र विविध संस्थाओं के माध्यम से हम जो डाटा एकत्र करके लाते हैं। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं 19। सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं। तो ये समावेशी जहाँ होता है तो समावेशी यानी सभी को समावेशित रूप से सिखाया जाता है। देख लीजिए, समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है समाज के सभी वर्ग के जो बच्चे हैं उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा में समाविष्ट करके यानी सम्मिलित रूप से उन्हें शिक्षा के समान जो है अवसर उपलब्ध कराना है। किसका उद्देश्य है? समान अवसर उपलब्ध कराना सभी बच्चों के लिए, वो किसी भी वर्ग विशेष से हो। ठीक है, ये है समावेशी शिक्षा, यानी जो शिक्षा की मुख्य धारा है उसमें समाविष्ट करना है। तो यहाँ पर देख लिए जो अक्षम बच्चे हैं इनके लिए सबसे बढ़िया तो यहाँ पर ये होता है समावेशी शिक्षा से कि इनमें जो है हीन भावना की का जो भावना होती है इसका विकास नहीं हो पाता। यदि अगर उन्हें अलग रखा जाता है बिल्कुल तो उनमें कहीं ना कहीं एक हीन भावना का निर्माण होने की संभावना रहती है। इसलिए देखिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बिंदु है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 20। सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि बच्चों और छोटे समूह के लिए गतिविधियों की योजना बनानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये किसका कथन है? जीन पियाजे का। देखिए जीन पियाजे ने जो दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, यानी उसने जो कहा था कि जो मानसिक विकास होता है एक बच्चे का किस प्रकार से होता है, विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, विकास का उसने कहा विभिन्न अवस्थाएं होती हैं जो एक निश्चित अनुक्रम से होकर गुजरती हैं। किसने कहा? जीन पियाजे। लेकिन उसने कहा कि उसमें जो विकास की दर हो सकती है वो विभिन्न प्रकार से हो सकती है। इसलिए उसने क्या कहा, ये जीन पियाजे का कथन आ जाएगा, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ा होगा आपने। चले अगला क्वेश्चन है, कक्षा में सहकारी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो इसमें जो आंसर आएगा छात्रों को बहस और चर्चाओं में लगाएं। ठीक है, सहकारी का मतलब है सभी को एक साथ लेकर चलना। ठीक है, तो इसमें सबसे बेहतर होगा कि हम छात्रों को जो है बहस और चर्चाओं में लगाएं। देख लीजिए फिर एक बार इसे डिटेल समझ लीजिए। कक्षा में सहकारी शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को बहस व चर्चाओं में लगाना चाहिए। बहस व चर्चाओं द्वारा वे एक दूसरे के विचारों को जान सकेंगे और स्वयं निष्कर्ष पर पहुंच सकेंगे। इससे उनमें आत्मविश्वास जागृत होगा और शिक्षण बेहतर तरीके से हो सकेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, यहाँ पे लिख रहा है कि एक आत्मनिर्देशित आत्म अनुशासित सोच जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास होती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? आलोचनात्मक सोच कहते हैं या क्रिटिकल थिंकिंग कह सकते हैं। फिर से देख लीजिए, एक आत्मनिर्देशित है यानी स्वयं द्वारा निर्देशित होने वाला। ठीक है, और स्वयं द्वारा अनुशासित सोच है जो एक उचित तरीके से गुणवत्ता के उच्चतम स्तर पर तर्क करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो स्वयं द्वारा निर्देशित, स्वयं द्वारा अनुशासित है और क्या करता है, यह उच्च स्तर का कह सकते हैं गुणवत्तापूर्वक जो है ये तर्क करने का प्रयास होता है। तो इसके कह सकते हैं हम क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक सोच। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अजंता गुफा चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग निम्नलिखित में से किस सामग्री से प्राप्त होता है? देख लीजिए जो रंग थे यहाँ की अजंता की गुफाएं ये पौधे और खनिजों से प्राप्त हुए थे। देख लीजिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। 24 में लिखा गया है, सबसे पुरानी पांडुलिपि डॉट डॉट पर लिखी गई। तो पांडुलिपि की बात हो रही तो ये ताड़पत्र पे लिखी गई थी। देख लीजिए इनका क्रम क्या, सबसे पहले हमने पांडुलिपि क्या लिखी, ताड़पत्रों पर लिखना सीखा, फिर भोजपत्रों पर लिखना सीखा, फिर ताम्रपत्र पर और फिर स्वर्णपत्र पर।
ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्वर्णपत्र, इस प्रकार से अनुक्रम चलता गया। धीरे धीरे अब हम जो है लिपियों के रूप में लिखने बैठ गए हैं, कागज़ों में, डिजिटल रूप में। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, मानव इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सी अवधि काल सबसे लंबे? तो बिल्कुल पुरापाषाण काल आएगा इसमें, ठीक है। लगभग 99% जो है, जब से कह सकते हैं कि मानव का जो प्रादुर्भाव हुआ है तब से लेकर अभी तक 99% भाग जो है मानव का पुरापाषाण काल के अंतर्गत आ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 26 है, ए बी को पढ़े और सही उत्तर का चयन कीजिए। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रा के, ठीक है, ये बोलन दर्रा है, इस बोलन दर्रे के पास एक उपजाऊ मैदान है। कौन? मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में है। तो ये याद रखें आप, ये सिंधु कालीन, सिंधु सभ्यता का एक स्थल है मेहरगढ़। और फिर यहाँ अगला बिग पॉइंट देख लीजिए, यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। बिल्कुल ए और बी दोनों सत्य हैं, ठीक है। मेहरगढ़ पाकिस्तान के बोलन दर्रा के पास एक उपजाऊ मैदान में स्थित है। यहाँ खेती और पशुपालन के साक्ष्य पाए जाते हैं। दोस्तों इसका पार्ट जल्द ही आएगा। आप टीके गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद आप सभी का बहुत।